डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश भारत में प्रकृति के प्रति हमेशा से ही गहरा सम्मान रहा है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि प्रकृति हमारी माता है और हम सभी इसके बच्चे हैं। और ये जो बात है, ये कई सदियों से हमारे जीवन शैली का हिस्सा भी रही है। लेकिन बदलते समय के साथ विकास की अंधी दौड़ में हम कहीं ना कहीं पर्यावरण और प्रकृति को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जी हाँ, जो हमारा कर्तव्य है हम उसे भूलते आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि अब हमें अपने दायित्व को निभाना होगा। प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना होगा। इसके लिए क्या तौर तरीके हैं, कौन सी हम पहल कर सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम विचार विमर्श करेंगे। तो विषय क्या है, आइए बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण बचाएं, खुशहाली लाएं। जी हाँ, पर्यावरण को बचाएंगे तभी तो हम विश्व भर में खुशहाली ला पाएंगे। तो इसी पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार बकोलिया जी, जो एक पर्यावरणविद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता जी उपस्थित हैं आज चर्चा में, पर्यावरणविद ये भी हैं। और एक और पर्यावरणविद हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर BL यादव जी। आज इन तीनों ही मेहमानों से हम इनके अनुभव जानेंगे, तौर तरीकों को सीखेंगे कि कैसे हम भी पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी ही सही लेकिन पहल की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आप तीनों ही हमारे विशेष मेहमानों का कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें, विचार विमर्श की शुरुआत करें, उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। पुराने समय से ही हमारी संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों को पवित्र मानकर उन्हें पूजा जाता रहा है। धरती को भी माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले जानना होगा कि पर्यावरण कहते किसे हैं। वो सब कुछ जो किसी जीव को उसके पूरे जीवन काल में प्रभावित करता है, सामूहिक रूप से पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक शामिल हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण में हो रही समस्याओं के बारे में। तो आपको बता दें कि ज्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन, जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के अतिदोहन में वृद्धि से जुड़ी हैं। पर्यावरणीय अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं और किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन का खतरा पैदा करते हैं। पर्यावरण में होने वाले असंतुलन के कारण और भी बहुत से हैं, लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि पर्यावरण का संरक्षण किया कैसे जाए। हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण अकेले सिर्फ सरकार या किसी संस्था की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमें खुद को भी इसके लिए पहल करनी होगी। पर्यावरण को बचाने के लिए हम कई छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करते रहें। निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करें, पराली जलाना बंद करें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। बात अगर खेती की करें तो कृषि क्षेत्र भी पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव से अछूता नहीं है। बेमौसम बरसात, लू, आंधी और सूखे जैसे हालात फसलों की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां 60% से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, वहां ये स्थिति चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता का निवारण भी है, यानी कुछ बातों को अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। वर्षा जल के उचित प्रबंधन द्वारा हम इस असर को कम कर सकते हैं। वाटरशेड प्रबंधन के जरिए वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे सिंचाई में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही भूजल पुनर्भरण में भी ये मददगार साबित होगा। ऐसे बीज और नई किस्में विकसित करनी होंगी जो नए मौसम के अनुकूल हों। हमें फसलों के प्रारूप और उनके बीज बोने के समय में भी बदलाव करना होगा। ऐसी किस्मों को विकसित करना होगा जो ज्यादा तापमान, सूखे और बाढ़ जैसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हों। मिश्रित खेती और जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाकर भी पर्यावरणीय परिवर्तन के खतरों से निपटा जा सकता है।
अभी हमने देखी एक खास रिपोर्ट, प्रकृति पर्यावरण को करीब से जाना है। तो फिर आइए हम भी हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर नीरज गुप्ता के पास पहले आना चाहेंगे। डॉक्टर नीरज गुप्ता, जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, आजकल हम देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिश हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी कम पड़ रही है, तो ये सब जलवायु परिवर्तन के चलते हो रहा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्यावरण जो शब्द होता है वो संस्कार होता है जी। और भारत में आज की जो स्थिति बनी हुई है, मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कुछ जगह वर्षा नहीं हो रही है, कुछ जगह भारी वर्षा हो रही है जी। तो भारी वर्षा होने के पीछे रीजन है, आप चेक भी कर सकते हैं। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है वहाँ वर्षा होगी जी, जहाँ कमी होगी वहाँ वर्षा नहीं होगी। तो लेवल हम सबका बराबर होना चाहिए पर्यावरण का। जब तक लेवल बराबर नहीं होगा तब तक वो मौसम या प्रकृति का जो भी सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आप कृत्रिम कोई कारखाना या मशीन चलाती हैं तो जहाँ तेल जब तक जाएगा तब तक तो वो ठक ठक करके चलता रहेगा। जैसे तेल समाप्त होता है वैसे स्थिति डैमेज हो जाती है। तो वही से प्रकृति का भी है कि प्रकृति अभी कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है बिल्कुल, और कुछ इलाकों में जस्ट लाइक मैं ही बता रहा हूँ, मेरे बिहार बेतिया में पानी का नामो निशान नहीं है। हम लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं। इसके पीछे रीजन है कि हम प्रकृति के दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, प्रकृति की सोच के साथ नहीं चल रहे हैं। तो ये कमियां हैं। कुछ जगह भारी बारिश हो रही है, कुछ ऐसे शहर है जहाँ भारी बारिश हो रही है, बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, हम परिवर्तन देख रहे हैं। एक जगह भारी वर्षा है, एक जगह बिल्कुल भी बरसात नहीं है। क्या वजह है? हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में भी हमें जानकारी दी है कि पेड़ पौधों की कमी है। जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो प्रकृति में संतुलन कैसे बैठेगा? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम करें। जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया कि पेड़ पौधे जो हैं काटे जा रहे हैं, उनको नया नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते ये समस्याएं आ रही हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य समस्याएं भी आ रही हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर बकोलिया इस लिहाज से आप? जी बिल्कुल, पेड़ पौधों का और पर्यावरण का स्वास्थ्य से लेना 100% है, मैं ये कहूँगा आपको। जी जी। आज के समय में इतनी बीमारियां फैल रही हैं। WHO ने वार्निंग दी थी कुछ साल पहले कि 2025 में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मैं स्वास्थ्य पर बहुत काम करता हूं, तो मैं रोज़ाना देखता हूं कि कैंसर के केसेस, किडनी फेलियर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी को अगर हम पर्यावरण से जोड़ करके देखें तो पर्यावरण अगर हम बचा करके रखेंगे, पेड़ पौधों को बचा करके रखेंगे, मैं ज़्यादातर क्रॉनिक पेशेंट डिजीज़ को राय देता हूँ कि सुबह पार्क में जाएँ। पार्क में जाने के बाद अगर वो पार्क में जा कर के सैर करते हैं और ऑक्सीजन उनको मिलती है अच्छी खासी, तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है जी। और कहीं ना कहीं हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई बेनिफिट मिलना ही मिलना है। पीपल हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, अकेला 22 पेड़ों के बराबर अकेले ऑक्सीजन दे देता है। वो हार्ट पर काम करता है, मोरिंगा कैंसर पर काम करता है। पर हम बचाना नहीं चाह रहे हैं, हम काटना चाह रहे हैं उसको। अब क्यों काटना चाह रहे हैं ये हम खुद नहीं समझ पा रहे। ज़्यादातर आज चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो रखी है, लेकिन फिर भी हम अपने पड़ोस में एक पौधा लगाने में मजबूर नहीं। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, हम जौ उगाते हैं, जौ उगाने के बाद में हम उसको ऐसे कैसे फेंक देते हैं। अगर उसका एक यूज़ बताया जाए, अगर उसका एक जूस बनाया जाए तो वो बॉडी के टॉक्सिन्स निकालता है और कहीं ना कहीं वो कैंसर से रिलेटेड जो जर्म्स होते हैं बॉडी में उसको भी रिमूव करता है। तो हम उसको बचा करके क्यों नहीं रख सकते? क्या जरूरत है उसको फेंकने की? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि माता वैष्णो का प्रसाद है, ये उसने मुझे दिया है, उसने इतने बड़ा किया है, इसको मैं अपने परिवार में बांट करके पी लूँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं। लेकिन हमने पर्यावरण को गंदा करना है। 9 दिन उसको हमने सेवा करी और 9 दिन बाद उसको हम ऐसा फेंक देते हैं जैसे हमारे उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। ऐसे नीम के बारे में कहेंगे, अर्जुन के बारे में कहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमें स्वास्थ्य देंगे ही देंगे, हम स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। आज बीमारियां इसी वजह से फैल रही हैं क्योंकि हम बचाना ही नहीं चाहते पर्यावरण को। तो पर्यावरण नहीं बचाना चाहते, बीमारियों के साथ खेलिए, और बीमारियों के साथ बचना है तो पर्यावरण को बचाना ही पड़ेगा। पड़ोस में लगाइए, घर में लगाइए, घर के बाहर लगाइए, पार्क में लगाइए, बच्चों के स्कूल में लगाइए, कहीं भी लगाइए। लेकिन पेड़ पौधे आप ये सोच करके लगाइए, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैंने लगा दिया, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, आज मैंने लगा दिया, आज मदर्स डे है, आज मैंने लगा दिया। बहाना ढूंढिए ये सब चीज़ों को लगाने के लिए, लेकिन आप बहाना नहीं ढूंढेंगे, आप भी बीमार रहेंगे। लेकिन उस दिन आपको बड़ा
खुद को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, काश मैंने ये कर लिया होता, क्योंकि 2025 की स्थिति बीमारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, हमें इसको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने हम सभी के समक्ष रखी है कि अगर हम पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं देंगे तो पर्यावरण भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? यही है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। कौन से पेड़ पौधे लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले मैं डॉक्टर यादव का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो अभी यहाँ पर किसान भाई बहन हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण सुरक्षा के लिए? वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है। जी जी। और हम लोग कहीं न कहीं कृषि पर ही आधारित हैं। और कृषि लोग ऐसा है कि पहले लोग कृषि ऐसे करते थे कि जिससे हमारा व्यवसाय भी बढ़े और फिर लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिले। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, आजकल ऑर्गेनिक खेती को छोड़ करके लोग कमर्शियल खेती करने लगे। कमर्शियल खेती करने लगे तो उसमें उसको पैदावार बढ़ाने के लिए लोग केमिकल का यूज करने लगे, डाई, यूरिया, इस तरह से करने लगे। तो फिर उनकी पैदावार कहीं न कहीं थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उससे जो हम खाते हैं, जिसको हम अनाज अपना बेचते हैं, जिस तरीके से उसमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, ये सब बहुत घातक बीमारियों को पैदा करता है। आजकल आंतों का कैंसर हो रहा है, स्किन का कैंसर हो रहा है, लोग गंजे होते जा रहे हैं, लोगों का आकार प्रकार चेंज होता जा रहा है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। और जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो हम कहीं न कहीं किसी न किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित होंगे। रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण का संबंध बहुत लोगों ने अपने हाथों से उसको नष्ट किया है। लोग आजकल वो खेती करना चाहते हैं जो कम समय में ज्यादा पैदावार दे, लेकिन रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग पशुपालन कम कर दिए। पहले क्या होता था कि लोग अच्छा पशुपालन करते थे, पशुपालन का जो गोबर होता था और उससे खाद बनाते थे, कंपोस्ट खाद बनाते थे, वो खेती में यूज करते थे, तो उससे पैदावार भी बढ़ती थी और जो अनाज उससे पैदा होता था वो पोषक पैदा होता था। उसको खाने के बाद न बीमारियां पैदा होती थी, न किसी तरीके से हमें बार बार किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो खेती में अधिक से अधिक जो होता है वो अपनी बनाई हुई खादों का उपयोग करें। आजकल तो बहुत खादें हैं, केचुए से लोग पैदा कर रहे हैं। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रसायनों से दूर रहें, रसायनों से दूर रहें। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आप इन्हें अपना सकते हैं और वो खेती करें जो हमें पर्यावरण को भी शुद्ध करे, जो पर्यावरण हितैषी हो यहाँ पर, और हमारे किसानों के लिए बेहतर रहे, और जो उपभोक्ता उसका सेवन कर रहे हैं उनका भी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे। बिल्कुल। तो खेती किसानी के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल ना करें। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कई बार ये आशंका आ जाती है सभी के मन में कि पेड़ पौधे लगाएं तो कौन से लगाएं, कौन सा पौधा लगाना सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इसी असमंजस में लोग जो है पौधों का चयन नहीं कर पाते और ये बात आई गई हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर नीरज गुप्ता, क्या सलाह रहेगी आपकी? पौधा किसी भी प्रकार का लगाएंगे, वो सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन अगर आप घर में लगा रहे हैं तो घर में लगाने से बहुत सारे छोटे इंडोर प्लांट आते हैं जो 24 आवर्स भी ऑक्सीजन देते हैं। और कोशिश करें कि घर में जितने भी पौधे आप लगाते हैं वो इंडोर प्लांट के साथ साथ तुलसी का पौधा लगाएं, आयुर्वेदिक पौधा लगाएं जो सेमी शेड एरिया और कम धूप कम छांव के लिए भी रहता है। जब हम किसी पार्क या किसी ऐसे जगह पर लगाते हैं पौधा, तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि पेड़ पौधे जब पार्क में टहलने जाते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। तो मैं बता दूं कि ये 110% सत्य है कि जब आप पार्क में जाते हैं तो पेड़ पौधे की जो गंध आती है, जो महक मिलती है, वो आपके शरीर में बहुत बड़ा बेनिफिट का काम करता है। हर पेड़ की अलग अलग अपनी रूपरेखा है, अपनी प्रकृति की अपनी तरीका है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो वो पेड़ पौधे जब भी हम लगाएं किसी भी पार्क में, किसी भी पार्क में आप लगाते हैं या किसी भी स्थान पर लगाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि हम किस टाइप के पौधे लगाते हैं और कितना वो ऑक्सीजन लेवल अप्रोच कर पाएगा।
अब बरगद पीपल तो इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बरगद पीपल तो लगाने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है लोग, हालांकि बरगद पीपल तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ हम छोटे पौधे में हैं, तो आज मुझे लगता है कि मार्केट में एक से एक पौधे आ गए हैं जो छोटे पौधे हैं, 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं जी। और कम जगह पर ही अपना रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में जब हम बात करते हैं कि पार्क वगैरह की, तो कोशिश करें, हमारे यहाँ जैसे कि कहा जाता है कि 9 ग्रह के भी पौधे होते हैं, ठीक है, तो 9 ग्रह के पौधे आप लगाते हैं। और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक है आपका अर्जुन के पौधे लगाते हैं, फिर आप नीम के पौधे लगाते हैं। तो ये सब जो छोटे पौधे हैं जो आपके पार्क में रहने लायक है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ आपके शारीरिक स्वस्थता को भी बरकरार रखेगा। और आप स्वस्थ रहेंगे, और जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तब तक आप मस्त रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर कही है कि जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक मस्त रहेंगे। और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाए रखें। तो ऐसे में डॉक्टर बुकोलिया, अब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि रोज़मर्रा की अगर हम जिंदगी की बात करते हैं तो आम जन के क्या कदम हो सकते हैं जिससे पर्यावरण सुरक्षा में वो भी एक योगदान दे सकें? पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे आसान है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करें। मैंने अभी बताया था कि बहाना ढूंढें, मेरा जन्मदिन है तो आज मैंने यहाँ पर ये लगाया। और मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो रबड़ का पौधा जो होता है घर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़बरदस्त देता है। अगर आप लंग्स कैंसर के पेशेंट के आसपास 4-5 पौधे लगा देंगे रबड़ के पौधे, तो उसको ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलेगा और उसकी रिकवरी बड़ी ज़बरदस्त होगी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ पर काम करता हूँ और आजकल केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के। अशोका का पेड़ बहुत ही रामबाण का काम करता है इसके लिए। अगर आपने देखा होगा यूकेलिप्टस की सुगंध भी अगर कोई सूंघ लेता है तो उसके सर्दी जुकाम या चक्कर आना बंद हो जाता है। मतलब इतने हीरे बराबर हैं, मतलब तारीफ नहीं है पर्यावरण की, हम कितनी भी कर लें। तो ऐसे पीपल हो गया, हार्ट पर काम करेगा, पान का पत्ता हो गया, हार्ट पर काम करेगा। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे पास है, मतलब गिनती नहीं है। अगर हम इसके 3 दिन भी चर्चा करेंगे तो शायद कम पड़ जाएगी। तो लगाने का बहाना ढूंढना है हमें किसी भी तरीके से, पार्क में जहां हम जा रहे हैं वहां पर, लेकिन उसकी सुरक्षा, उसका ध्यान, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका ध्यान रखना, लगा करके छोड़ देना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, लगा दिया फिर छोड़ दिया कि हमने लगा दिया। इंपॉर्टेंट है कि उसको हमने ध्यान रखना है। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। आप लगा करके कहीं भी चले जाएंगे, उसमें मजेदारी नहीं है, लेकिन उसके एक बच्चे की तरह उसको पाल के रखोगे, वो वाकई में आपको वो जीवन दे देगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि पेड़ पौधे हमें से जो दे देंगे ना, वो शायद कोई भी नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि आप मौका ढूंढिए, कोई भी अवसर हो पेड़ पौधे जरूर लगाइए। देखिएगा फिर किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आता है और पर्यावरण में बदलाव आता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रह सकता है और आसपास के लोगों के लिए भी आप एक बहुत ही अच्छी मिसाल भी बन सकते हैं। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर अपना दायित्व जरूर निभाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं डॉक्टर BL यादव जी का रुख करना चाहूंगी। आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं वो भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं ऑर्गेनिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को अपना करके। अगर हम पर्यावरण बदलाव जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसके प्रभावों की बात करें खेती किसानी पर, खेत की मिट्टी पर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत भूमि जो है वो रत्न गर्भा कही गई है। इसमें हर तरह की फसलें हो सकती हैं, हर तरह की तिलहन फसलें हो सकती हैं, लेकिन लोगों ने वही अभी पहले बताया था कि लोग कृषि करना ही नहीं चाहते जी। जितना लोग कृषि को छोड़ करके बाहर शहरों में आकर के 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करते हैं और बहुत थोड़ी से पैसे के लिए अपना टाइम ख़राब करते हैं, अगर उसका आधा टाइम भी अपनी कृषि में लगाएं, अपने खेतों में लगाएं, तो ज़्यादा पैदावार भी होगी और अपना धन का अर्जन भी होगा। रही बात कि अब वो पहले वाला टाइम नहीं रह गया है कि आप पहले लोग क्या होते थे कि एजुकेशन इतनी नहीं थी, लोगों के नहीं जानकारी थी हमें कौन सी फसल कितने रेटों में बेचना होता है, कौन फसल ज़्यादा उपजाऊ होती है। आज सब कुछ मालूम हो गया है। लोग अब फ्लैक्स सीड होता है, फ्लैक्स सीड की खेती जो होती है पहले बहुत होती थी, उसको बोलते हैं अलसी। और अलसी समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा उपयोगी है। उसका तेल, उसकी खली, उसको कई रूप में ले सकते हैं, उसको भून करके उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, विटामिन की पूर्ति करता है।
रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। तेल है, अनेकों प्रकार की गेहूं की प्रजातियां आ गई हैं जिसकी पैदावार भी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम नहीं देना चाहते, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ लोगों को रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और गाँव से पलायन करके शहर में जा रहे हैं। खेती करेंगे तो उनका पलायन भी रुकेगा, देश भी मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और लोगों को अच्छी अनाज मिलेगा जो उनको खाने के लिए उनको स्वस्थ को दे सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि पलायन का मत अपनाइए। आप अपने खेत में ही, अपने गांव में ही रहकर, अपने क्षेत्र में ही रहकर अगर खेती बाड़ी करते हैं और वो भी बेहतर तरीके से, जैविक या फिर प्राकृतिक तरीके से, तो ना केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि आप एक योगदान भी दे पाएंगे देश भर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने की दिशा में, क्योंकि आप जो जैविक उत्पाद, जो प्राकृतिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो उनका सेवन कर रहे हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है, खुशहाली लाना कितना जरूरी है और उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात हो रही है पर्यावरण को बचाने की, देश में खुशहाली लाने की। तो इसके लिए हम किस तरह से दायित्व निभा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ जो है हमें लगातार जागरूक कर रहे हैं इसके प्रति। तो अब आपको और जागरूक होना है, तो इसके लिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर रुख करते हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता का। डॉक्टर नीरज गुप्ता, ये तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो आमजन है या फिर किसान भाई बहन है, देशवासी हैं, वो पेड़ पौधे लगा करके अपने दायित्व को निभा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है प्रबंधन की भी। अगर हम बात करें, शहरों की बात कर ले, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, कचरा यहाँ तहाँ पड़ा रहता है, उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। इसको लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, कचरे की बात कहीं तो सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है कचरे प्रबंधन पर जी, और अभी वेस्ट मैनेजमेंट पर अत्यधिक पैसा खर्च हो रहा है। इसमें सिर्फ सरकार की भूमिका ही नहीं, आम जनता की भूमिका भी होनी चाहिए। हर घर हरा डब्बा और नीला डब्बा मिला हुआ है गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए, लेकिन लोग हरे डब्बे और नीले डब्बे का यूज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। या तो ये कहें कि उन्हें प्रॉपर वे में सरकार द्वारा ट्रेनिंग ना मिले हो या जानकारी ना हो प्रॉपर वे की, या इंसान खुद सोच रहा है कि डिब्बा में मैं कचरा क्यों रखूँगा, दूसरा डिब्बा या दूसरी जगह रखूँ। ये एक मानसिकता है पर्यावरण के क्षेत्र के सारे क्रियाकलाप में। ये एक मानसिकता है हमारी और आपकी सबकी कि हम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि कचरा प्रबंधन में जब तक हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा भी होगा, उसका भी हक बनता है कि वो किस तरह के कूड़े को कहाँ फैला रहा है, क्योंकि उसको संयोजना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और तब जाके उसको हमको डंपिंग से यानी सफाई कर्मी को देना है, नगर निगम के गाड़ी पर लादना है। इससे क्या होता है ना कि डंपिंग जो बनती है शहर में वो डंपिंग नहीं बनेगी और जो भी चीज़ है रिसाइकिल हो जाएगा।
हर कोई खाद खरीदता है मार्केट में जाके, 100, 200, 500 रुपया का खाद खरीद रहा है जी। अच्छे पैसे खाद के लिए दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो वो खाद खरीदे वो खुद बना सकते हैं अपने घर में। उनके पास प्रतिदिन सब्जी का छिलका उनके पास बचता है, प्रतिदिन उनके पास खाना बचता है, बिल्कुल। वो उसे अपना खाद तैयार कर सकते हैं, 2 से 3 महीने में खाद तैयार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हम लोग करते भी हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा सेट होना चाहिए कि गीला कचरा जो है उसको हम अपने घर में खाद बनाएं और अपने पौधे में डालें। पेपर वगैरह हम लोग ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और सबसे खास बात ये है कि मैं पूरे भारतवासियों को बोलूँगा कि आप जो प्लास्टिक का खिलौना बच्चों के लिए खरीदते हैं वो उतना ही खरीदे जितना बच्चे खेल सकें जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा, कई लोग दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके लिए करता हूँ, दे रहा हूँ। तो यहाँ आपका अपना प्यार तो बचा रहता है, लेकिन भारत के कई ऐसे जगह हैं, नाला नाली, सड़क है, नदी तालाब है, जो प्लास्टिक के कचरे से अंबार बन जाती है, क्योंकि प्लास्टिक का दोबारा रिसाइकिल करने की जगह पर आप नहीं रखते, आप उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसे अगर आप नहीं बेचना है तो किसी गरीब बच्चे को, मेरा मानना है कि किसी गरीब बच्चे को दे दें, वो बेच के उससे अपना कुछ ना कुछ अर्थ उपस्थित करेगा, जी। पालन पोषण भी करेगा जी। और साथ में वो एक प्लास्टिक सही जगह पर रिसाइकिल के लिए चला जाएगा। जी बिल्कुल। और रिसाइकिल के लिए जाएगा तब वो फिर दोबारा आता है मार्केट में, तो कचरा हमारे यहाँ उपस्थित प्लास्टिक का नहीं रहेगा। अभी जो देख रहे हैं कि नाला, नदी, तालाब या शहर में ज़्यादातर पानी आना, वो सिर्फ प्लास्टिक के कारण ही है, न कि और किसी चीज़ के कारण नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक का। हम चुपके से मैं यही सोचता हूँ कि अरे मैंने छोटा सा पन्नी डाला है जी। ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि मैं ही तो पन्नी एक डाला हूँ और कोई तो डाला ही नहीं है। ऐसे कितनी पन्नियाँ हो जाती हैं। और पन्नी में क्या होता है कि जब पन्नी नाला में जाता है तो फंस जाता है, कहीं ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने का कारण क्या होता है कि आपका पानी जाम हो जाता है और फिर वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद हम सरकार को दोष देते रहते हैं। ये एक प्रक्रिया हम अपने आजमाएं कि जितना ज़्यादा हो, वेस्ट को जो हम इधर उधर फेंकते हैं वो हम सही जगह पर रखें और उसका इस्तेमाल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी आइटम हम ना खरीदें जो हमारे शहर या समाज को बर्बाद करता हो, प्रदूषित करता हो। हम उतना ही चीज़ ले, आवश्यकता अनुसार अपना काम करें, फिर उसे रिसाइकिल के लिए हम उसे जगाएं। हम बेच नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं उसे दान कर सकते हैं। बिल्कुल। कपड़े का भी दान कर सकते हैं। जी। ठीक है। अब रही बात पौधे की बात आती है, तो पौधे में जैसे हमारे सुनील सर ने कहा कि हमें मौका ढूंढना है कि हम पौधा लगाएं। जन्मदिन हो, अभी तो हमारे पर्यावरणविद लोग, भारत के बहुत सारे लोग हैं जो माँ की बरखी पर भी पौधा लगा रहे हैं, माता पिता जो डेथ कर रहे हैं उनके पर भी पौधा लगा रहे हैं। तो हम एक पर्यावरणविद की सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा कैसे लगे। तो इसके लिए हम लोग स्कूल वगैरह में बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों को हर हाथ पौधा देते हैं। हर हाथ पौधा का मतलब हुआ कि बच्चे पौधा लेके जाते हैं, फिर पौधा लगाने के बाद वो वीडियो क्लिप या फोटो भेजते हैं। उनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं बच्चों को उस स्तर से कि वो बच्चा फिर साल 2 साल 3 साल हम उनका टेकअवर भी करते हैं, देखते भी हैं कि 3 साल में बच्चा जिनका पौधा ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर होगा उनको हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। तो ये इस तरह के कार्यक्रम हम लोग स्कूल वगैरह में कराते हैं जिससे यहाँ पर जागरूकता वाला। प्लास्टिक नो कैंपेन के लिए हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्लास्टिक नो कैंपेन में ये होता है कि बच्चे को हम लोग ज़्यादा टेकअवर करते हैं कि बच्चे को ये बताते हैं कि पिताजी को बोलिए झोला लेके जाने के लिए। बिल्कुल। ये झोला आपके पिताजी लेकर जाएंगे और झोला में सामान लेके आएंगे। प्लास्टिक के हुए हानिकारक के लिए विस्तृत रूप से उनको हम लोग प्रोजेक्ट वाइज ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को बताते हैं स्कूल में। बच्चे बहुत सारे संकल्प भी लेते हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे अब तो पिताजी को बोलते हैं कि आप झोला लेके क्यों नहीं गए, बिल्कुल प्लास्टिक में क्यों लेके आए। तो ये एक होता है कि तो बच्चे तो वैसे भी हमारे देश का भविष्य है। अगर हम उन्हें यहाँ पर सही ट्रेनिंग देंगे तो आगे चल के ये समस्याएं आएंगी ही। ये एक शिक्षा के जगत की बात आती है, तो शिक्षा के स्तर पर मैं यही चाहूँगा कि इसकी भी सरकार द्वारा एक प्रोसेस
प्लानिंग होनी चाहिए कि एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जी ऐड करके, क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत बड़ा विनाशकारी होने वाला है। बिल्कुल। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारा भविष्य नहीं संभल पाएगा। बिल्कुल। और नई जनरेशन, हम लोग इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो नई जनरेशन कितनी परेशानियों का सामना करेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जागरूक होने की। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान बात है, लेकिन उसका समाधान अगर हम खुद से निकालेंगे तो देखिएगा कितना बेहतर बदलाव हम महसूस कर पाएंगे। कुछ भी समस्या होती है हम सरकार पर टाल देते हैं, क्यों? अपनी जिम्मेदारी निभाइए, पेड़ पौधे लगाइए, कचरे का प्रबंधन सही तरीके से कीजिए, फिर देखिए कि आपका पर्यावरण, आपकी जो प्रकृति है आपके लिए कितनी खुशहाली लेकर आती है। यही हम सबका जो है सलाह है, संदेश है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप एक कदम जरूर बढ़ाइए। और एक कदम बढ़ाने के लिए हमारी सरकार द्वारा एक मिशन भी शुरू किया गया, एक पेड़ मां के नाम, जो मां के नाम पर एक पेड़ लगाया गया। इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुनील कुमार आप? मैंने अभी यही बताया जी, कि जी। मौका हमें जो चाहिए उस मौके को ढूंढने की ज़रूरत है बस हमें। एक परिवार में 4 सदस्य नॉर्मल होते हैं, उनका जन्मदिन है, कोई और प्रोग्राम है, शादी की सालगिरह है या बच्चे का रिजल्ट आया है, ये आपको बहाने ढूंढने बस खाली। बिल्कुल, और हमारी सरकार भी तो निरंतर प्रयास सरकार कर रही बहुत है, ज्यादा ऐसी कर रही है, हर चीज योजनाएं सरकार- ला रही है, कार्यक्रम ला रही है। क्या इससे जागरूकता आ रही है? इसको बिल्कुल लेकर क्या बिल्कुल कहेंगे? जागरूकता बिल्कुल आ रही है, लेकिन जो अवेयरनेस है वो RWA को ज्यादा जरूरी है कि RWA को पता होना चाहिए। उनके पार्कों में कूड़ा पड़ा हुआ है आज के टाइम पे, RWA अवेयर नहीं है। जो प्रधान या अध्यक्ष बने हुए अपनी कॉलोनी के, उनको अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पार्क में जो जितने पेड़ पौधे होने चाहिए उसकी देख रेख या उनका रख रखाव वो RWA के द्वारा होनी चाहिए। बिल्कुल, और उनको ये चीज मेंटेन रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको देखना है, उनको देख-रेख करनी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी में देखना उसको, वो बिल्कुल, काम करेगा और देश के लिए काम करेगा। अगर अपने अपने एरिया के पार्क को भी हमने स्वस्थ कर दिया तो भी व्यक्ति भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, उनके बच्चे बीमार नहीं होंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कदम आप बढ़ाइए, देखिए फिर पर्यावरण किस तरह से आपकी सुरक्षा यहाँ पर करता है। तो देखिए लगातार हमारे विशेषज्ञ हम सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं हम सभी के साथ। ये जो सिलसिला है इसको आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है पर्यावरण को बचाने की, विश्व भर में खुशहाली लाने की। कैसे संभव हो सकता है? अपनी एक छोटी सी जिम्मेदारी निभाकर, एक योगदान देकर, आसपास पेड़ पौधे लगाकर, कचरे का प्रबंधन करके, स्वच्छता की महत्ता को समझकर। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम आप सभी को जागरूक कर सकें कि आप भी अपनी जिम्मेदारी इस ओर जरूर निभाएं। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पूरी प्रकृति की, तो उसमें जल भी आता है। तो जल का अगर प्रबंधन हम कहें, इसकी बात कहें, भूजल स्तर को बढ़ाना होगा, वर्षा जल का संचयन करना होगा। इसको लेकर डॉक्टर यादव क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जल वायु 2 चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी।
और जलवायु का असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। ठीक है, अगर हम अच्छी वायु लेंगे, अच्छे जल का सेवन करेंगे, बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। लेकिन अच्छा जल और वायु मिले मुझे कैसे? इसके लिए मुझे वायु के लिए मेरे पौधों को लगाना पड़ेगा, जल की मुझे जल का संचय करना पड़ेगा। पहले छोटे छोटे गांव में तालाब होते थे, क्योंकि कच्चे मिट्टी के घर बनाए जाते थे, तो जहाँ से मिट्टी निकाली जाती थी एक तालाब का रुख लेता था। जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता था और वो कई महीने तक नहीं सूखता था। तो कई महीने तक न सूखने से ये होता था कि वो पक्षियों के लिए भी उपयोगी होता था, पशुओं के लिए वो उपयोगी होता था और किसानों के लिए वो उपयोगी होता था कि वहाँ से उस पानी का उपयोग कर अपने खेतों में उसकी पैदावार के लिए यूज करते थे। और जो पृथ्वी हमारी होती थी उसकी नमी बरकरार रहती थी, नमी बरकरार। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है लोगों ने उसका संरक्षण करना बंद करना कर दिया। उसके बंद होने की वजह से हमारा जल स्तर बहुत नीचे चला गया। आज ट्यूबवेल हैं या आप हैंड पाइप कह लीजिए, पहले अगर वो 100 फीट पे पानी होता था, तो आजकल 200, 250, 300 तक नीचे जल स्तर चला गया है। उसका कारण है कि अच्छी ट्यूबवेल की संख्या कम होती चली गई, किसानी लोग कम करते। उसका किसान जो लोग आज थोड़ा दुखी भी हैं इसलिए कि उनको सही संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। अब संसाधन पूरा नहीं मिलेगा तो बेचारा मेहनत करके भी पूरी तरह से अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। जल संचय की तरह गाँव-गाँव में, क्षेत्रों में एक तालाब बनाए, उनका ट्यूबवेल का उपयोग करे, फिर पानी का संरक्षण करे, तो कहीं न कहीं हमारी खेती भी अच्छी होगी और लोग ठीक रहेंगे। और जैसे कभी कभी कोई अगर फेस्टिवल होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हम लोग लोकल नेताओं को बुला करके या किसी व्यक्ति को बुलाकर उसका सम्मान करते हैं। मैं सोचता हूँ कि उसी गाँव के एक किसान को बुलाकर सम्मान किया जाए अगर, तो किसान क्या होगा, अगर सम्मानित होगा किसी व्यक्ति के द्वारा, प्रोत्साहन मिलेगा तो अच्छा काम करेगा। दूसरा किसान सोचेगा इस बार हम अच्छी खेती करेंगे, अच्छी पैदावार करेंगे, हमें भी सम्मान मिलेगा। तो लोग शहरों की तरफ से गाँव की तरफ करेंगे। अब एक हमारा नारा होना चाहिए, आओ चलें गाँव की ओर। बिल्कुल, आओ चलो गांव की ओर और पर्यावरण को हम यहाँ पर बचाएं, खेती बाड़ी को भी बेहतर बनाएं। यहाँ पर बात होती है स्मार्ट कृषि की, तो इसको लेकर डॉक्टर नीरज गुप्ता क्या कहना चाहेंगे आप? स्मार्ट कृषि की जो भूमिका है या स्मार्ट कृषि हम लगाना चाहते हैं, इस पर खासकर हम सभी को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जिस पेड़ पौधे को लगा रहे हैं खेत में, जिस भी पौधे का मतलब किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस पौधे को क्या जलवायु चाहिए, क्या खाद चाहिए, पौधे का ग्रोथ क्या है, कितने समय में हमें वहाँ अनाज देगा। तो ये जो विधि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर वी.एल. यादव ने, कि सरकार को भी थोड़ी सी, तो ये एक मैनुअल होता है, जैसे कि बहुत सारी संगठन काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, सरकार भी इस पर काम कर रही है, संगठन भी काम कर रही है। तो मैं सभी संगठनों से यह चाहूँगा कि वो जैसे गांव में जो भी प्रकार की आप किसानी खेती जो करते हैं, उनको व्यक्तिगत ट्रेनिंग मुहैया कराएं, उनको व्यक्तिगत लोगों को बताएं कि किस पौधे से क्या ग्रोथ है, क्या व्यवस्था है, उस पर कितना परसेंटेज खाद जाता है। हालांकि पुराने किसान हमारे सर भी जानते थे, एक नए किसान अभी पैदा हुए हैं जो हाइब्रिड को लेके, नए रासायनिक खाद को लेके पड़े हुए हैं, तो जिनकी जानकारी अधूरी हो गई है, इसलिए ऐसी समस्याएं पैदा हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी संगठन काम करती है, इस पर सरकार काम करती है, तो एक बार जो भी है गांव में लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बताएं कि स्मार्ट कृषि क्या है। स्मार्ट शब्द ही होता है कि आप सर्वगुण संपन्न हो। बिल्कुल ठीक है। तो स्मार्ट सर्वगुण संपन्न कब होंगे? जब आप उसकी जानकारी लेंगे। जब किसान भी बच्चे को अब बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति के कारण जाना पड़ता है, तो मेरा मानना है कि स्मार्ट कृषि नहीं होने के कारण ही जाते हैं, क्योंकि वो खेती सही से कर नहीं पाते हैं और नुकसान हो जाता है और कर्ज में डूब जाने के कारण वो बाहर जाते हैं कमाने। बिल्कुल ठीक है, या अपनी पारिवारिक जो भी परिस्थितियाँ होती है उसको देखने के लिए। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम जो भी किसान अगर पैदावार करते हैं, तो पुराने जो किसान हैं जो शुरू से किसानी करते आ रहे हैं, उनसे हम राय लें, समझें, जो नए किसान हैं, और सरकार के भी
हर एक ऐप आ चुका है सरकार की, जी, जी। संगठन की भी जिससे ऐप समय आता समय है। पर जानकारी जानकारी मिलती रहती लेते है, रहे, उसके अनुसार खेती हाँ। किसानी और करें। साथ में जी। पैक्स भी है आपके पास, गांव में पैक्स भी है। तो मैं ये कहूंगा कि पैक्स है तो उनसे भी पूछिए, नहीं जानकारी होती है तो उनसे साझा कीजिए, वो जी। बाकी विशेष जानकारी आपको जुटा के देंगे। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, कड़ी हमारी सभी बनी हुई है, हम कड़ी में फिट नहीं बैठे हैं, कड़ी सब बिल्कुल। है, कड़ी में फिट नहीं बैठे जिसके बिल्कुल, कारण समस्या है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हार्ड वर्क तो करना है, कड़ी मेहनत तो करना ही है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, जिससे हमारी खेती किसानी को हम बेहतर बना सके। हम यहाँ पर जलवायु स्मार्ट कृषि की अगर बात करते हैं तो जलवायु पर के हितैषी के रूप में अगर हम बात करें तो स्मार्ट कृषि को लेकर क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव? कि स्मार्ट कृषि आज की आवश्यकता भी है। जी जी। और आवश्यकता इसलिए भी है कि लोग हमारा जो जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनका जो पोषण है वो अगर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो आजकल इतनी महंगाई में लोग अनाज को लेकर के अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकते, इसलिए वो अच्छी अनाज पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि एक किसान ग्रुप होना चाहिए। किसान ग्रुप क्या होने से ये फ़ायदा होता है कि हम 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार अपना सामूहिक रूप से आपस में बैठकर चर्चा करें कि हम कौन सा बीज लाएं, कब उसकी बुआई करें, कितनी हमारी पैदावार होगी, कौन सा खाद का उपयोग हम करें, उस खाद का निर्माण हम अपने गांव में अपने घर में किस तरह से किया जाए। बिल्कुल। तो एफपीओ तो बने हुए हैं, संगठन यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर उसको ये जानकारी भी साझा कर सकते हैं आपस में और स्मार्टली अपनी खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जलवायु परिवर्तन को रोकने में योगदान दे पाएंगे और खेत की मिट्टी कहे, जल संरक्षण की बात कहे, जल प्रबंधन की बात करें, इसमें भी अहम भूमिका जरूर निभा पाएंगे। बिल्कुल। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, प्रकृति को बचाने की, तो ऐसे में हमारी सरकार की एक पहल है स्वच्छ भारत मिशन, इसे कैसे भूल सकते हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे आप डॉक्टर सुनील कुमार? किस तरह से बदलाव आया है इस मिशन के बाद और इसमें अब और क्या-क्या हम जोड़ सकते हैं? स्वच्छ भारत मिशन में अभी प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन अभी मोहल्ले में अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं। जो झुग्गी कॉलोनियाँ वगैरह देखते हैं जहाँ पर, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ हैं इन चीज़ों को लेकर के, वहाँ अवेयरनेस नहीं है। वहाँ भी जागरूकता की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो तो ऑटोमेटिकली पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ तो अवेयरनेस देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अभी इस पर हमें थोड़ा सा और काम करना होगा। जो सरकारी आदमी जहाँ जहाँ अपने जिस क्षेत्र में रहता है, जो नौकरी करता है या उसका प्रेमिसेस है, वहाँ उसको खुद को ध्यान रखना होगा। मैंने काम किया किरण बेदी मैडम के साथ, अगर वो एक पन्नी भी देख लेती तो उठा करके खुद चल देती थी, तो वहाँ उसका जूनियर अपने आप शर्म करता था कि मुझे भी इस काम को आगे बढ़ाना है। तो पहले सीनियर को समझना पड़ेगा, यानी कि उस एरिया का जो भी प्रधान होगा, चाहे वो स्लम एरिया है या किसी भी चीज़ को लेकर के या सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वो वहाँ पर ध्यान रखेगा। तो स्वच्छ भारत अभियान अभी जो पूर्णता नहीं है, जो हम रोड पर चलते हैं रोजाना देखते हैं, इसमें बताने में कोई दो राय नहीं है, तो उसको और अभी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें अगर उसको स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो जर्म्स ऑटोमेटिकली फैलेंगे, और वहाँ पर जब स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी अपने आप फैलेगी। तो हम स्वच्छता पर ध्यान अभी हमारे को रखना और ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर स्वच्छता का हम ध्यान रखेंगे तो सीधे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है, आमजन का जो स्वास्थ्य है, वो बेहतर बनाने में हम एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। बिल्कुल निभा पाएंगे जी, बिल्कुल निभा पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मलेरिया, डेंगू ये सब कहाँ से हो रही है? जी जी, वो वहीं से इकट्ठा हो रहा है, ये सब चीजें वहीं से बीमारियां इकट्ठी हो रही हैं। बिल्कुल। पेड़ पौधे लगाना है, बारिश में ही क्यों डेंगू इकट्ठा हो रहा है जी, लेकिन हम उसको अवेयर नहीं हुए ना उसके लिए। तो कूलर में 1 चम्मच मिट्टी का तेल डाल दो, अवेयरनेस पूरी हो गई आपकी, डेंगू नहीं होगा वहाँ पे। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली हैं, छोटी छोटी पहल है, हम कह सकते हैं कि अगर वो हम करते हैं, बदलाव करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम बड़ी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे तो अपना दायित्व निभाने में भी सक्षम हो पाएंगे और पर्यावरण को बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर यादव एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। हम बात करते हैं मिश्रित खेती की। कहा जाता है कि मिश्रित खेती जब हम करते हैं तो जलवायु परिवर्तन को रोकने में ये कारगर साबित होती है। क्या कहेंगे मिश्रित खेती को लेकर आप? देखिए, मिश्रित खेती से फ़ायदा है, जलवायु का भी संरक्षण होता है, और जो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी मिट्टी का दोहन होता है, एक तरह की जो मिट्टियों का जो पोषक तत्व होता है जो खराब होते चले जा रहे हैं निरंतर, उनको कहीं न कहीं उसकी पूर्ति होती है। उससे पैदावार भी बढ़ती है,
पैदावार बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि जो हम एक खेती करने के बाद, एक फसल उगाने के बाद जब दूसरी फसल उसमें पैदा करना चाहते हैं तो उसकी उपज भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा होती है जी। तो विस्तृत खेती बहुत अच्छी है और इस पे लोग ध्यान भी दे रहे हैं। अब आजकल इसका बढ़ावा भी मिल रहा है अच्छी तरीके से, इसका उपयोग भी लोग अच्छी तरीके से करते हैं, उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। बिल्कुल, तो मिश्रित खेती भी हमारे किसान भाई बहन अपना सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकने में अच्छी भूमिका वो निभा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आमदनी को तो बढ़ा ही सकते हैं, खेत की मिट्टी की सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर सबसे संदेश लेना चाहूँगी, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, किस तरह से वो पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्या दायित्व निभा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर नीरज गुप्ता सबसे पहले क्या कहेंगे आप? मेरा तो एक ही मानना है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी परिवेश में रहें जी, हम अपने शहर और धरती की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहें जी। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं यही आग्रह करूंगा कि 2 चीज़ अपने जीवन में संकल्प लें, आज और अभी इसी वक्त, चाहे वो किसी भी उम्र को हो। सबसे पहले कि वो प्लास्टिक को ना कहें अपने जीवन से और यत्र तत्र प्लास्टिक ना फेंकें, क्योंकि यही प्लास्टिक आपके जीवन का काल होता है। दूसरी, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, बिल्कुल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगाएं। और घर में हर घर में तुलसी का 2, 4, 5, 10 पौधे जरूर लगाएं। बिल्कुल, इससे आपकी आमदनी भी बढ़ती है, यानी कि निगेटिविटी समाप्त होती है घर की, और दूसरा आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, और स्वस्थ रहेंगे तभी दुनिया में कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है। डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे भी लेना चाहेंगे संदेश? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज प्रण ले लें कि आज से ही, जैसे सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आज से ही प्रण लेने कि जो मेरे महीने का बर्थ का मंथ होगा उसमें एक वीक में कहीं ना कहीं पौधे लगाऊंगा और इतने लगाऊंगा कि कम से कम वो मेरी उम्र के जितने होंगे। आज अगर मैं 45 साल का हो गया तो मुझे 45 पौधे लगाने हैं हर हाल में, ऐसा सोच ले। चाहे वो उसका बच्चा हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे वो उसकी माँ हो। पर्यावरण को हम जब ही जीत पाएंगे, वरना पर्यावरण के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ेगा और बीमारियों के आगे भी नतमस्तक होना पड़ेगा, कोई फायदा तो एक संकल्प आज हमें जरूर लेना है कि पर्यावरण को बचाना है। डॉक्टर BL यादव, क्या रहेगा आपका संदेश? देखिए, संदेश ये है कि हमें पर्यावरण तो बचाना ही है। पर्यावरण के बारे में आजकल लोग जागरूक भी हो गए हैं, पहले की अपेक्षा आज पर्यावरण के बारे में लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अभी जो कोरोना काल गया हुआ है, इसमें अधिकतर लोग उस कमी से मरे हैं जो हमें प्रकृति ने फ्री में दिया था, ऑक्सीजन जी, जो हमें प्रकृति फ्री में देती है, और फ्री की चीज़ों की वजह से बहुत सी ज़्यादा मौतें हुई। उसका कारण ये था कि लोगों ने अंधाधुंध वनों को काटना चालू कर दिया, पौधों को लगाना बंद, पौधों को लगाना बंद कर दिया, अपनी शान फ़कत के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी, किसानी को छोड़ते चले गए। इसका दुष्प्रभाव मुझे महाकाल के रूप में दिखाई दिया, जबकि ये बहुत गलत है। लेकिन अब मैं लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ, किसान ही भगवान है, किसान पे ध्यान दें, किसान अपनी खेती को न छोड़ें, उस पर निरंतर काम करते रहें, अच्छी फसलें उगाएं, अच्छे पौधे लगाएं, और खेती और बारी इन दिस बागवानी को भी ध्यान दें। पहले कि जब कोई मेहमान जाता था तो उससे लोग हाल चाल पूछते थे, खेती बाड़ी कैसे चल रही है। तो खेती से खेती हो गई, गेहूं चावल, इस तरह बारिश हो गई हमारी बागवानी। लोग बागवानी पर भी ध्यान दें, पेड़ पौधे लगाएं, और दोनों चीज़ों पर ध्यान देने वाली ज़रूरत है। और तभी हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा देश भी सुंदर बनेगा। बिल्कुल, देश सुंदर बनेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा, और जो विश्व भर है हम कह सकते हैं वो खुशहाल जरूर होगा। तो हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने इतनी अहम जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के समक्ष रखी हैं, साझा की हैं हमसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आप तीनों का। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने पर्यावरण को बचाना है तो किस तरीके से बचाना है, क्या कदम उठाने हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होगी। अब संकल्प लेने की बारी आपकी है कि पर्यावरण को आप किस तरह से बचा सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें विचार विमर्श 08@
@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। एक और विशेष जानकारी आपके लिए, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और जो तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम में हमने आप तक पहुंचाई हैं, आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, नई जानकारियां लेकर, नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं अरहर के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 5,400 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में अरहर 6,295 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में अरहर के सौदे 5,762 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं चना के भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में चने का भाव रहा 5,580 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में चना 6,405 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में चने के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में उड़द के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। जब थमने लगे घोड़े की रफ्तार, अश्व शक्ति होने लगे प्रभावित, तो समझिए पशु है लेमिनेटिस रोग का शिकार। क्या है ये बीमारी और क्या हो सकता है उपचार, जानने के लिए देखिए अश्वों में लेमिनेटिस रोग, कारण, लक्षण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज आपके अंदर का वीर मर चुका है। आज आपको उनका आदेश नहीं, आपकी कार्ड आपको रोक रही है लक्ष्मण भैया। यदि आप नहीं जा सकते ना, तो मैं जाऊंगी। ये कोई साधारण रेखा नहीं, ये आपके लिए खींची गई मंत्र सज्जित रेखा है। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी, आप सुरक्षित रहेंगी। आप मुझे वचन दीजिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप इस सीमा रेखा को लांघेंगी नहीं। मैं वचन देती हूँ कि मैं इस रेखा के भीतर ही रहूंगी। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर। सब रेडी है ना? वीडियो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। माही चोर, बाहर आओ। चोरी करके बहुत मजे कर रही होगी ना तुम तो। चलो निकालो मेरी मॉम के डायमंड इयररिंग्स। पर ये जो आपकी माही है ना, ये चोर है, चोर। पहला देखना था ना आपको मेरा, देख। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। कि अरविंद भैया की वजह से आपकी इज्जत में 4 चांद लगेंगे या आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लड़कियों को सहेज कर चलना चाहिए। जरा सा छोटा सा कलंक भी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जी जी आगे। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। आपकी कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी जब आपके लिए मुसीबत बन जाए तो कुछ नहीं करा जा सकता। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर। हाँ कौन? पहचाना नहीं? मैं नेहा बोल रही हूँ। जैसा मैं करूँगी तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। बोलो, करोगे ना? अच्छा ठीक है, करूँगा। और उस वीडियो कॉल के बाद विनीत की जिंदगी में तूफान आ गया। 5 मिनट गवा चुके हो तुम। फटाफट 5,000 रुपए ट्रांसफर करो। आई एम वेरी श्योर
ये सिलसिला यहीं नहीं रुका हो, इसने तुमसे फिर और पैसे मांगे होंगे। आपको पता है ना ब्लैकमेलिंग अपराध है। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।